हेलो डियर, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम एवं पोषण। इसके हम जो है लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न जो ये हमारा दिया गया, इससे पिछले जो है हमने अति लघुत्तरीय जितने भी प्रश्न था वो सभी को हमने डाल दिया है, ठीक है, पर कर लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न को। लघुत्तरीय प्रश्न हमारा 13 प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्न को करते हैं, ठीक। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न का पहला जो हमारा प्रश्न है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? किसी भी जीव के लिए पोषण क्यों अनिवार्य होता है? इसका आंसर देखिए, उत्तर क्या है? जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि एवं विकास, टूटे फूटे हड्डियों की मरम्मत इत्यादि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो उन्हें पोषण के माध्यम से प्राप्त होती है। अतः जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। देखिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए जो है पोषण जो है अति आवश्यक है। कोई भी जीव पोषण क्यों प्राप्त करता है? तो जीव पोषण इसलिए प्राप्त करता है कि ताकि उससे पोषण से प्राप्त ऊर्जा का वो उपयोग कर सके, वो अपने दैनिक जीवन में उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर सकते। जैसे कोई जीव खाना खाता है और खाना खाने के बाद उसको पचाता है, और पचाने के बाद जो उससे एनर्जी प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका वो अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग करती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, टूटे फूटे हड्डियों के लिए, टूटे फूटे हड्डियों के मरम्मत के लिए इत्यादि कार्यों के लिए जो है जीव जो है एनर्जी का उपयोग करता है। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो जब जीव पोषण करेगा, जब खाना खाएगा, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करेगा, तब उसको मिलेगा ऊर्जा, ठीक है। तो जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो ये रहा हमारा इसका आंसर, ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, देखिए दूसरा इसका प्रश्न क्या है? तो पोषण की परिभाषा लिखिए। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, पोषण की परिभाषा लिखिए। तो पोषण की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो उत्तर है, जीव खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे हम कहते हैं पोषण। जीव खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे हम कहते हैं पोषण, ठीक है। तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है उसको देखिए। तीसरा नंबर क्या प्रश्न है हमारा? तो तीसरा नंबर प्रश्न जो हमारा है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? स्वपोषण के लिए किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? किसी भी स्वपोषी जीवों के लिए क्या आवश्यक होता है? तो पहला जो हमारा क्लोरोफिल पर्णहरित, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरा है पानी H2O, चौथा है सूर्य प्रकाश। स्वपोषी जो होता है अपना भोजन खुद बनाता है, और स्वपोषी में एक ही आता है सभी हरे पेड़ पौधे। केवल हरे पेड़ पौधे ही क्या है? स्वपोषी है। बाकी जितने भी जंतु है वो सभी जो है परपोषी में गिनती होते हैं, ठीक है। तो स्वपोषण के लिए जो है पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए ये चारों चीज चाहिए। क्लोरोफिल अति आवश्यक है, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अति आवश्यक है, उसके बाद जल, पानी, उसके बाद सूर्य प्रकाश। अगला देखिए, 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, परपोषण से आप क्या समझते हैं? परपोषण से आप क्या समझते हैं? देखिए, तो हमने पोषण 2 प्रकार के पढ़ा है, स्वपोषण, परपोषण। तो परपोषण क्या होते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, उसे हम कहते हैं परपोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसी को हम कहते हैं परपोषण। जैसे मनुष्य है, अपना भोजन अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहता है। दूसरा है पशु पक्षी है। तीसरा जो है सभी जंतु आ जाएगा, ठीक है। इसमें जितने भी जंतु है वो सभी जंतु आ जाएगा, केवल पेड़ पौधा को छोड़ करके, सभी किसमें? परपोषण में, ठीक है। अगला जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ तथा मृत जीव जंतुओं के शरीर के सतह से प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं मृतजीवी पोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ। मृतजीवी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, नहीं तो मृत जीव जंतुओं के शरीर के सतह से।
देखिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब जो भी खाना वगैरह हमारा जो है बच जाता है, बेकार अनावश्यक हो जाए उसको हम फेंक देते हैं, कुछ टाइम बाद जो है वो क्या होता है, सड़ गल जाता है, मिट्टी बन जाता है। तो उस जो है सड़े गले जो है कार्बनिक पदार्थ को मिट्टी में बदलने का काम यही मृतजीवी करता है। मृतजीवी को उससे पोषण प्राप्त होता है और मृतजीवी क्या करता है, उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है। दूसरा जो मृत जीव जंतुओं के शरीर है इसको भी जो है मिट्टी में कन्वर्ट करने का काम यही मृतजीवी करता है। मृतजीवी क्या करता है, उससे पोषण प्राप्त करता है और इसको क्या कर देता है, मूल तत्वों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, मशरूम है। मशरूम जिसको हम गोबर छत्ता कहते हैं, ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से। ठीक है, तो ये रहा इसका हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मृतजीवी जो है ये मृतजीवी ये हमारे परपोषण के प्रकार है। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, तो ये मृतजीवी पोषण है वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ तथा मृत जीव जंतुओं के शरीर के सतह से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर जो हमारा प्रश्न है, परजीवी पोषण क्या है। 6 नंबर जो प्रश्न है, परजीवी पोषण क्या है। तो देखिए परजीवी अभी जो बताया है कि परपोषण का तीन प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। तो ये जो हमारा है तीसरा नंबर का हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है परजीवी पोषण क्या है। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं परजीवी पोषण। इसमें जीव जो है अपना भोजन किसी अन्य प्राणी के संपर्क में रहेगा और कैसे भोजन प्राप्त करेगा, अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके, अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे मच्छर होता है, तो मच्छर क्या करता है, अस्थायी रूप से भोजन प्राप्त करता है। मच्छर एक रूम में रहता है और रूम में कोई भी व्यक्ति जाता है उसको काट लेता है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति जाता है उसको उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये हो जाएगा अस्थायी रूप से। एक जो होता है खटमल होता है, जो ढील होता है, जू, ठीक है, ये जो होता है अस्थायी रूप से जो हमारे माथे में रहता है, जब इसको भूख लगता है तो क्या करता है, हमसे भोजन प्राप्त करता है और जब जहां भी जाते हैं ये हमारे साथ ही हमारे माथा में ही रहता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है। और मच्छर है, खटमल है, जो कि ये सब जो है अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है। अमरबेल ये भी जो है अपना भोजन अस्थायी रूप से प्राप्त करता है। ठीक है, अमरबेल की एक लत्ती होती है, पेड़ जो होती है, पेड़ पर ये ऐसे ऐसे लत्ती पीला पीला जो है लतरा हुआ रहता है। ठीक है, और पेड़ के पत्तियों से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, इसमें जड़ वगैरह नहीं होता, इसी को हम कहते हैं अमरबेल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला 7वां नंबर जो हमारा प्रश्न है, देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न है, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्राणी संपोषण समझिए, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ये क्या लिखा है, ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और इस विधि से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को हम कहते हैं प्राणी संपोषी। क्या कहेंगे, प्राणी संपोषी। जैसे हो जाएगा इसमें मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, मेढक, अमीबा इत्यादि, ये सभी जीव जो है अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्राणी संपोषी जीव। ठीक है, देखिए 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 लेगा, वायुमंडल से CO2, भूमि से जल का अवशोषण करके अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाता है, ग्लूकोज के रूप में निर्माण करता है या बनाता है, तथा वातावरण में ऑक्सीजन और जल मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। इसमें जो होता है पौधे अपना भोजन क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, लेकिन वातावरण में पौधे के लिए जो होता है ऑक्सीजन और जो है अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है। ठीक है, अनावश्यक हो जाता है, और कुछ मात्रा में जल भी जो होता है अनावश्यक होता है। जल को वाष्पोत्सर्जन वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है और ऑक्सीजन जो गैस होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसको गैस के रूप में उत्सर्जित करता है, अर्थात दोनों जो है गैस के रूप में ही उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, पौधे 12 यूनिट जल लेते हैं, जिसमें 6 यूनिट जल का उपयोग करते हैं और 6 यूनिट जल वातावरण में वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगला जो हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? अब देखिए पत्ता को जो होता है प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, तो देखिए उत्तर इसका है पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। देखिए पत्ती में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा है 10 नंबर प्रश्न है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आहार नाल में भोजन की जटिल अणुएं टूटकर सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाती है। आहार नाल में भोजन की जटिल अणुएं टूटकर सरल अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। भोजन का पाचन होता है क्या है, जो हम भोजन का बड़े बड़े कण को आहार नाल में भेजते हैं। पहले तो हमारा भोजन शुरू होता है कहाँ से? मुख गुहा से, मुख से। मुख में क्या करते हैं, भोजन को पीस करके एकदम जो है दांत से चिबा करके जो है एकदम महीन बना देते हैं। फिर जैसे जैसे आगे ग्रसनी में, ग्रासनली में, आमाशय में और छोटी आंत में, फिर जाती है बड़ी आंत में, तो वहां तक जाते जाते हमारा भोजन जो है एकदम सूक्ष्म कण के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसका पूर्ण रूप से जो है पाचन हो जाते हैं। तो आहार नाल में भोजन के जटिल अणुएं टूटकर सरल अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा 11 नंबर प्रश्न, अब देखिए 11 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य का जो मुख होता है उसमें कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम लिखना है। तो मनुष्य का जो गुहा होता है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जो निम्नलिखित है। पहला है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये तीनों जो है ग्रंथियां मिल करके जो है मुख में प्रतिदिन जो है लगभग 1.5 लीटर लार बनाती है। कितना? 1.5 लीटर एक वयस्क मनुष्य में, और बच्चों में जो होती है 1.5 लीटर से ज़्यादा लार बनती है। और ये लार क्या करती है? भोजन को पचाने का काम करती है। मुख में जो हमारा दांत भोजन को चबा लेती है, उसके बाद ये लार क्या करती है? भोजन को सानने का काम कर देती है। ठीक है, और सान करके आगे जीभ जो होता है पीछे की तरफ धकेल देता है इस भोजन को, और ये पहुंच जाता है ग्रासनली, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत में। ठीक है, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि ये है पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है वो पैरोटिड लार ग्रंथि होता है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य में अमाशय कितने भाग में बटा होता है? मनुष्य के अमाशय कितने भाग में बटा होता है, उनके नाम लिखे हैं। तो मनुष्य का जो अमाशय होता है वो 3 भाग में बटा होता है। मनुष्य का जो अमाशय होता है कुछ इस प्रकार से ऐसे संरचना में होता है। ठीक है, और ये अमाशय जो होता है ये 3 भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है? 3 भाग में। ठीक है, ये जो होता है कार्डियक होता है, ये वाला फुंडिक होता है, और ये वाला पाइलोरिक होता है। ये जो भाग होता है कार्डियक, ये जुड़ा होता है ग्रास नली से। किससे जुड़ा रहता है? ग्रास नली से जुड़ा होता है। ठीक है, ये ग्रास नली से जुड़ा होता है। और ये वाला जो जुड़ा होता है ये छोटी आंत से जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये वाला जो होता है ये इसका मध्य भाग होता है, ये इसका अमाशय का मध्य भाग होता है। ठीक है, तो पहला है कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। ठीक, उसके बाद 13 नंबर जो हमारा प्रश्न, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, तो मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखना है। तो देखिए मनुष्य की छोटी आंत जो होती है वो एक जो है बेलनाकार नली होती है, पतली सी बेलनाकार नली होती है, पतली सी। ठीक है, और इसकी लंबाई जो होती है ये 6 मीटर होती है, और चौड़ाई जो होती है इसकी लंबाई है ये, और चौड़ाई जो होती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है। और ये कितने भाग में बटी होती है? ये 3 भाग में बटी होती है। पहला भाग जो होता है जो अमाशय से जुड़ा होता है वो ग्रहणी होता है। जो बीच वाला जो भाग होता है छोटी आंत का मध्य भाग वो जेजुनम होता है, और नीचे जो बड़ी आंत से जुड़ी रहती है वो होता है हमारा इलियम। कौन होता है? इलियम। इसमें सबसे बड़ा भाग जो होता है हमारा वो कौन होता है? तो वो इलियम ही हमारा होता है, और इलियम में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन
इलियम में होता है, छोटी आंत के इलियम में ही होता है। ठीक है, तो छोटी आंत जो है इस 3 भागों में बटा है, ग्रहणी, जेजुनम और